नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम अब आगे बात करेंगे तापमान की बात कर रहे थे, किस प्रकार से तापमान जो बढ़ता है या फिर पृथ्वी का तापमान कैसे मेंटेन होता है, किस प्रकार से बढ़ता है। अब विकिरण के माध्यम से समझेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित ताप पर ऊष्मा तरंगों के प्रसारण को विकिरण कहते हैं। ताप विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है तथा ये वस्तु के आकार तथा तापमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। जो वस्तु अपनी ओर आने वाले कुल विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी निश्चित तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है उसे कृष्णिका कहते हैं, यानी ब्लैक बॉडी। कृष्ण का मतलब ही ब्लैक, काला होता है। पृथ्वी का धरातल एक कृष्णिका की भांति सभी प्रकार की ताप तरंगों का विकिरण करता है, जबकि वायुमंडल केवल कुछ तरंग देर के सूर्यताप को विकिरण कर पाता है। इसे वर्णनात्मक विकिरण कहते हैं। वायुमंडल द्वारा ताप अवशोषण परावर्तन प्रकीर्णन भी वर्णनात्मक होता है, किंतु धरातल पर वर्ण यानी इसको वहन करने की क्षमता न होने से वो सूर्यताप को ग्रहण करके एक उष्ण तथा तप्त कृष्णिका बन जाता है। कृष्णिका के विकिरण के संबंध में स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। क्या कहता है? जिसके अनुसार कृष्णिका से विकिरण का अभिवाह उसके निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। यानी कृष्णिका से विकिरण का अभिवाह जो है उसके निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष यानी जिसके तापमान बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के प्रत्यक्ष क्या होता है, समानुपाती होता है। सूर्य के धरातल से गर्म तपती हुई गैसों द्वारा जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। अब देखिए, सूर्य के धरातल से, अब सूर्य का जो धरातल है उससे जो गैसें यहाँ पर विकिरण निकलती है, ठीक है, गैसों द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ये विकिरण लघु तरंग का होता है। मैंने कहा ना, सूर्य से क्या आती है, लघु तरंगों के रूप में ये विकिरणें आती है पृथ्वी की ओर, ठीक है ना। पृथ्वी सौर विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। पृथ्वी पर कितना पहुंचता है, 51% पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है ना, जो ऊष्मा में बदल जाती है, यानी जिसे कहते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी 51% आता है। कितना आता है, 51%। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आता है, उसमें से 51% सूर्य यानी सूर्य का जो विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी बीच में परावर्तित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है बादलों द्वारा, आपके जल वाष्प द्वारा और अन्य माध्यमों से, गैसों द्वारा, ठीक है। अब यही जो 51% है पृथ्वी की सतह को क्या करता है, गर्म करता है। 100% ऊपर सूर्य से था, पृथ्वी पर कितना पहुंचा, 51% पहुंचा। यही पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करता है, ठीक है ना, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य, देखिए, पृथ्वी के गर्म धरातल से भी विकिरण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल सौर्य विकिरण के लिए तो पारदर्शी होता है, देखिए, यानी कि पारदर्शी का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है। अब सौर विकिरण तो पृथ्वी के लिए लघु तरंग के रूप में आता है, पारदर्शी होता है, पार कर जाता है, ठीक है, लेकिन 14% विकिरण को ग्रहण करता है। किंतु पार्थिव विकिरण के लिए कंबल का कार्य करता है। पार्थिव विकिरण के लिए यानी कि वापस जो दीर्घ तरंगों के रूप में वेव्स जाती है, किरण जाती है, विकिरण जब जाती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, इसके लिए ये वायुमंडल जो है फिर क्या काम करता है, एक कंबल की तरह काम करता है, यानी कि इसे वापस नहीं जाने देता या फिर कम मात्रा में जाने देता, यानी इसे ओढ़ कर या फिर इसे संभाल कर रखने का काम करता है। इसे दीर्घ तरंगों को वापस नहीं जाने देता। ये रात, इसी कारण ये रात का जो है टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। पृथ्वी से ताप का विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसका अधिकांश भाग 88% वायुमंडलीय जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन द्वारा अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। देखिएगा, ये विकिरणें आई लघु तरंग सौर विकिरण, यानी सूर्य से लघु तरंगों के रूप में आया, ठीक है। यहाँ ये वायुमंडल मान के चलते, एक लेयर मान के चले अपन, ये लेयर आ गई। अब इसके अंदर आ गया, ठीक है, इसके अंदर लघु तरंगों के रूप में प्रकाश या विकिरण आ तो गया,
लेकिन जब ये वापस लौटता है तो दीर्घ तरंगों के रूप में लौटता है, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। और ये इस आवरण को क्या करता है, पार नहीं कर पाता, जिसे हम क्या कहते हैं, कंबल कह देते हैं वातावरण की, ठीक है ना, वायुमंडल की। ये इसको पार नहीं कर पाता, इस कारण ये रात में भी इस टेम्परेचर को क्या करता है, बनाए रखता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हो सकती है, ओजोन गैस हो सकती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, टेम्परेचर को नाइट में भी मेंटेन रखती है, औसत तापमान बनाए रहता है। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो, इस कारण कहा जाता है ना, इस कारण कहते हैं कि CO2 ज़्यादा हो जाएगी, CO2 का ज़्यादा प्रचलन बढ़ जाएगा, तो ये ज़्यादातर लघु तरंगे जो हैं पार नहीं कर पाएगी, ये अंदर ही अंदर रह जाएगी। इस कारण गर्मी क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है, इस कारण। और अगर ये बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो लघु तरंगे दीर्घ तरंगों के रूप में लौट जाएगी। इस कारण से यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो टेम्परेचर हो जाएगा लगभग। जैसे ही किरणें आएगी वापस लौट जाएगी, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़ीरो रह जाएगा। और टेम्परेचर रहना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिएगा, हरित गृह पर इसी प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन इफेक्ट, ठीक है ना। इसी विधि से वायुमंडल को अधिकांश ताप की प्राप्ति होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर पार्थिव विकिरण का अवशोषण अधिक होता है। मरुस्थलों की शुष्क तथा शांत रातों में पार्थिव विकिरण सरलता से शून्य में चला जाता है, इसलिए रातें ठंडी होती। समझ में आया, समझ में आया। मरुस्थल हो गया, कोई इलाका मरुस्थल का हो गया, मान के चलते हैं डेजर्ट है, डेजर्ट हो गया, दिन में आई यहाँ पर विकिरण है, लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण है, इसके अंदर प्रवेश कर गई। अब यहाँ पर CO2 वगैरह गैसें की मात्रा क्या है, कम होते हैं। रेगिस्तान है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर गैसें वगैरह क्या है, कम है। तो अब ये जो है, ये ज़्यादातर इन दीर्घ तरंगों को वापस लौटने वाले को रोक नहीं पाएगा। वो एक लेयर है ही नहीं जो इसे रोक सकती है। इस कारण जैसे टेम्परेचर आया वापस चला गया, जैसे आया वापस चला गया। इस कारण वहाँ रेगिस्तानों की जो रातें भी हैं वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। कैसी होती है भाई, ठंडी होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं मामला कैसे क्या होता है, कि रातें ठंडी क्यों होती है। दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी इसी कारण से होती हैं, खास तौर से रेगिस्तान की, शुष्क इलाकों की, ठीक है। अब बात करते हैं, वास्तव में स्वच्छ वायुमंडल खिड़की की भांति होता है। ये सूर्य की लघु तरंगों को प्रवेश तो करने देता है, किंतु पृथ्वी के दीर्घ विकिरण को बाहर जाने से रोक देता है। खिड़की की भांति होता है स्वच्छ वायुमंडल। खिड़की की भांति स्वच्छ वायुमंडल क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश तो कर गए आप खिड़की से, लेकिन बाहर वापस नहीं जा सकते, किंतु पृथ्वी के दीर्घ तरंगे विकिरण को बाहर जाने से रोकता है। विकिरण की विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प प्रवेशी, भीतर आने वाले तथा बहिर्गम, बाहर जाने वाले सौर्यक तथा पार्थिव विकिरण का अवशोषण करती हैं। चूंकि ये जलवाष्प वायुमंडल की निचली परत में ही केंद्रित होती है, अतः ऊंचाई के साथ सौर्यक तथा पार्थिव विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ऊंचे पर्वत पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहलाते हैं ऊंचे पर्वत, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ जो है सौर्यक तथा पार्थिव विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वापस ये जो विकिरण है वापस लौट नहीं पाती है दीर्घ तरंगों के रूप में। ये उल्लेखनीय है कि धरातलीय भिन्नता से विकिरण प्रभावित होता है। हिम आच्छादित तथा या फिर श्वेत बालू वाले धरातल पूर्ण विकिरणकारी होते हैं। इनसे पार्थिव विकिरण सबसे अधिक मात्रा में होता है। हिमाच्छादित धरातल के संपर्क में आने वाली वस्तुएं क्या हो जाती है, शीघ्र ठंडी हो जाती हैं। अगली वीडियो में देखेंगे।